अनजाने का साथ बनेगा, कि एक अनजाने का साथ बनेगा, अपनेपन का एहसास बनेगा, कि एक अनजाने का साथ बनेगा और अपनेपन का एहसास बनेगा। और उस दिन की तलाश मुझे भी है, और उस दिन की तलाश मुझे भी है, जब अपना कोई हमसफर खास बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज का प्रेरक ज्योतिष ज्ञान प्रोग्राम। और प्रेरक ज्योतिष ज्ञान प्रोग्राम में आपको मिलने वाला होता है बहुत सारा ऐसा ज्ञान जिसकी वजह से आपके जीवन में हो जाते हैं बहुत सारे सुधार। और वही ज्योतिष ज्ञान देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है आचार्य डॉक्टर हेमंत यादव जी। बहुत समय से बहुत सारा ज्योतिष ज्ञान आपको देते आए हैं और आज फिर से एक खास टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और आज हमने आपके लिए एक खास टॉपिक चुना है क्योंकि इस टॉपिक की डिमांड भी बहुत आ रही है और लोग पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो वो सर टॉपिक है कि शादी का योग ज्योतिष के अनुसार कब और कैसे बनता है। अरे जी, शादी का जो कुंडली के अंदर हिसाब से बनता है हमारे कि जब 7वां ग्रह कुंडली के अंदर एक्टिव होता है, गोचर के ग्रह उसको देखना शुरू कर दें, शुभ ग्रह उस टाइम आ जाए, या महादशा के अंदर जब उसका समय आता है, अंतरदशा पतंत्र दशा में उसका समय आता है, तो वैवाहिक जीवन का सुख बनना शुरू होता है। अब उसमें देखते हैं कि शुभ भाव से उसका संबंध कितना बनता है या पाप भाव से उसका संबंध कितना बनता है। कई लोगों का देखा है शादी होने के बाद में कलेश होना शुरू हो जाता है, या बच्चे बीमार होने शुरू हो जाते हैं, या कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी हो जाती है, या कहीं ना कहीं जो है फैमिली में दिक्कतें पैदा होनी शुरू हो जाती है, संतान भाव को भी लेकर दिक्कतें होती हैं। और वहीं अगर हम इसके अंदर देखें कि सुख भाव किस तरह से बनता है, अगर 7वें घर का संबंध शुभ ग्रहों के साथ में, अच्छे ग्रहों के साथ में जो आपको सपोर्ट करते हैं हर जगह, तो वहाँ से आपका जो है जीवन में तरक्की होनी शुरू होती है, गृहस्थी अच्छी बननी शुरू होती है, संतान भाव, भूमि का भाव, व्यापार का भाव, परिवार कुटुंब का भाव जो है अच्छा होना शुरू होता है। सर एक प्रश्न मेरे सामने है जो किसी बच्ची ने भेजा है और वो पूछ रही है कि एक अच्छा वर पाने के लिए क्या आपको कुछ उपाय करने की जरूरत है लाइफ में। अच्छा वर पाने के लिए उपाय तो जब करना पड़ेगा ना, कहीं दोष दिखेगा उसके ऊपर। अच्छा, अगर कहीं दोष ही नहीं है तो आप कैसे उपाय कर दोगे। इट मीन्स लड़की को अगर शादी करनी है तो वो बाय डिफॉल्ट भगवान ने जो लिखा वो हो गई, या फिर ऐसा है कि वो आपको कुछ उपाय करें जैसे कुछ। देखो आर्य जी, मेरा मानना यह है, जो मैंने आज तक देखा है, आडंबर में कुछ नहीं रखा हुआ। प्रैक्टिकली ये देखा जाए कि भगवान ने जिसके भाग में जो लिखा है वो कहीं ना कहीं उसके भाग में है। तो लोग ये बोलते हैं मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरे भाग से होगा, मेरे करने से होगा, तो सब कहने की बात है। ऐसा कुछ नहीं होता, जिसकी शादी जहाँ लिखी है वहाँ होती है, कोई किसी को नहीं जानता। सर हमने एक अपने बचपन बात सुनी थी कि लड़कियां 16 सोमवार के व्रत रखेंगी तो अच्छा पति मिलेगा। सर वो क्या था? पति तो वही मिलेगा, शायद वो अच्छा हो जाए। अच्छा तो देखिए, अगर आपने 16 सोमवार के व्रत रखे तो आप चिंता मत करिए, आपका पति तो आपको मिलने वाला है, लेकिन हो सकता है उसके अंदर कुछ खूबियां और बढ़ जाएं और वो अच्छा हो जाए। सर एक प्रश्न लूंगा, ज्योतिष के अनुसार वर वधू जो जिनकी शादी होती है उनका वो सही समय कैसे पहचाना जाए कि कब होता है? सही समय जैसे कुंडली का 7वां घर जो होता है विवाहिक सुख का होता है, विवाहिक जीवन का होता है, जीवन साथी का। जब 7वें घर का महादशा, अंतरदशा, पतंत्र दशा के अंदर हिसाब किताब बनना शुरू होता है, या ग्रह गोचर के अंदर शुभ ग्रह उसको देखना शुरू करते हैं, तो उसका विवाहिक जीवन का सुख बनना शुरू होता है। तो उससे पहले कोई ऐसा सुख नहीं होता कि अगर नहीं बन रहा तो फिर नहीं बनेगा। जिसका किसी का 20 साल में बन जाता है, किसी का 18 साल में बन जाता है, किसी का 30 साल में नहीं बनता। तो जब वो समय आता है तभी शादी होती है। सर आपने कहा कि शादी तो बाय डिफॉल्ट होनी है और प्रकृति पहले से डिसाइड करके रखती है। मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि सही जो शादी होती है ज्योतिष के अनुसार वो क्या होती है? हर व्यक्ति अपनी तरफ से सही शादी करता है, लेकिन ज्योतिष का पैरामीटर क्या है जिसमें आप उसको सही काउंट करते हैं? देखो इसमें ना गुण मिलाते हैं, गुण के हिसाब से फिर इसके बाद में देखे जाते हैं ग्रह गोचर, लगन, आपसी संबंध कितने अच्छे बन सकते हैं इसके अंदर, पति पत्नी में रिलेशन कितने अच्छे रहेंगे, व्यापार कैसा रहेगा, सास के साथ कैसी बनेगी, ससुर के साथ कैसी बनेगी, देवर के साथ कैसी बनेगी, जेठानी के साथ कैसी बनेगी, जो भी रिलेशन है वो मायने रखते हैं इसके अंदर। तो हर ग्रह का एक संबंध होता है कि वो आपका कितना मित्र भाव में आ रहा है, कितना शत्रु भाव में आ रहा है। जो मित्र भाव में आ रहा होता है उसके लिए कोई उपाय नहीं करना, जो शत्रु भाव में आ रहा होता है हम उसके उपाय करवाते हैं ताकि उनसे जो है रिलेशन में कोई दिक्कत ना आए और रिलेशन आगे अच्छे होने शुरू हो जाए। मेरे सामने एक सर प्रश्न आया हुआ है, किसी ने मैसेज किया है
प्रश्न ये है कि उनकी शादी, लड़की की का प्रश्न है, उनकी शादी तय हो गई है, अब उन्हें कुछ उपाय या कुछ करने का जरूरत है जिससे कि उनकी शादी अच्छे से हो जाए और आगे भी अच्छे से। अरे जी, इसके अंदर तो दोनों कुंडली को देख के पता चलता है कि किसकी कुंडली में क्या दोष है और उसके बाद में आगे क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। कई मैंने देखा है कि ऐसे कई लोग देखते हैं गुण देख के बोलते हैं कि इसमें 28 गुण मिल गए, इसमें 30 गुण मिल गए, 32 गुण मिल गए, 36 ही मिल रहे हैं, तब भी डाइवोर्स हो जाता है, तब भी प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले कुंडली के अंदर ये देखना चाहिए आपको कि लगन से और सातवें घर से आपस में क्या संबंध बन रहा है दोनों कुंडली के अंदर। अगर दोनों मित्र भाव में आ रहे हैं या एक दूसरे को देख रहे हैं, शुभ भाव के अंदर है, तो संबंध करना चाहिए। अब मालूम पड़ रहा है कि लड़के का मान लो तुला लगन है, तो सातवां घर उसका मेष राशि होगी, लड़की का जो है कन्या लगन है और उसका सातवां घर होगा मीन राशि होगी, तो षणाष्टक योग बन गया। जब इस तरह का योग बनेगा तो वैवाहिक जीवन में कभी भी उन्नति नहीं हो सकती और सफलता नहीं मिल सकती। तो हमेशा कुंडली के अंदर गुण के साथ में ये मैचिंग करनी चाहिए कि आपसी नेचर क्या रहेगा। देखिए, आपने प्रश्न पूछा था तो उसका आंसर शायद आपको मिल गया हो, लेकिन फिर भी जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि अगर आप बिल्कुल पर्टिकुलरली देखना चाहते हैं तो आपको दोनों की ही कुंडली दिखानी पड़ेगी, उससे पता लगेगा कि आपको कैसे जीवन यापन करना है या शादी तक कैसे पहुंचना है। सर, एक प्रश्न मेरे सामने है, शादी करने का सही तरीका क्या है? कई लोग रजिस्ट्रेशन करा के शादी करते हैं, कई मंदिर में कर लेते हैं, कई हिंदू रीति रिवाज या अपने धर्म के रीति रिवाज से करते हैं। सही तरीका तो यही है, माँ बाप की मर्जी से शादी करनी चाहिए। जिन्होंने आपको पाल पोस के इतना बड़ा करा, इतनी उम्मीदें लगाई आपके साथ में, आपके लिए अपनी सारी सुख सुविधा हमारी, अपनी इच्छाएं हमारी हैं, और बाद में बच्चे जो है लव मैरिज के चक्कर के अंदर जो है अपने माँ बाप को धोखा देके जाते हैं, वो आगे चल के दिक्कत का पार्ट बनता है। जो आप करोगे वो आगे जाके आपको भी मिलेगा। तो एक वैदिक जो मंत्र होते हैं वो आपके सारे दोष खत्म करते हैं। इस टाइम जब हम वैदिक मंत्र पढ़ते हैं, जो फेरे होते हैं, तो उस टाइम के अंदर साक्षात कहते हैं ईश्वर भी आपको आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन जो है वो सफल होता है जी। और बड़ों का आशीर्वाद मिलता है तो सब चीज़ों में सुविधा मिलती है, सुख मिलते हैं, शुरू होते हैं सारे। लेकिन वहीं अगर हम बड़ों को दुखी रखेंगे तो बदुआ का पाठ कहीं मिलेगा, आपको बदुआ मिलेगी, तो उसका सुखी तो कोई रह नहीं सकता। तो जो करें बड़ों के आशीर्वाद से करें, घर वालों की मर्जी से करें, तो वो सबसे बेहतर है। देखिए, शादी का महत्व तभी है जब सब मिलकर उसमें शामिल होते हैं और आपको आशीर्वाद देने आते हैं। सर, मैं एक और प्रश्न लूंगा कि कानून के तहत उम्र का एक क्राइटेरिया रहता है, लड़की की इतनी होनी चाहिए, लड़की की उतनी, क्या ज्योतिष में भी ऐसा कुछ है? हाँ, ज्योतिष है तो नॉर्मली भाषा में अगर कहा जाए कि लड़का लड़की जब तक एक समझदार नहीं होते, समझदार उम्र में नहीं आते, तब तक शादी नहीं करनी चाहिए। अगर बचपने में शादी करोगे तो फिर पूरी जिंदगी माँ बाप को, लड़की के माँ बाप को, लड़के के माँ बाप को कहीं ना कहीं दुखी होना पड़ेगा, रिश्ते को दुखी होना पड़ेगा। तो समझदारी बहुत मायने रखती है रिश्ते के अंदर। अब जैसे एक शुक्र आता है या बुध आता है साथ में, तो बड़ी जल्दी शादी जाती है। शनि आता है, कुछ इस तरह के ग्रह आते हैं, तो शादी होने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। 30 साल 32 साल के बाद शादी होती है, तो उसमें ये नेचर देखा जाता है कि आपकी शादी कब हो। जी सर, एक और प्रश्न लूँगा कि एक तो शादी कभी रजिस्टर्ड ऑफिस में होती है, कभी मंदिर में होती है, और एक होती है फेरों वाली और इस तरह की शादी में दोनों में क्या फर्क है? और ये फर्क तो कुछ नहीं है। एक को बोलते हैं गंधर्व विवाह, जो लव मैरिज होती है, उसको क्या बोलते हैं? तो गंधर्व विवाह। तो उसके अंदर क्या होता है कि एक ईश्वर साक्षी मान के लोग अपनी मर्जी से शादी कर देते हैं, और एक होता है माता पिता की मर्जी से, जिसको हम बोलते हैं कि अरेंज मैरिज। जो माता पिता की मर्जी से होती है, समाज की मर्जी से होती है, तो उन सबकी दुआ उनके साथ होती है, उनका आशीर्वाद उनके साथ होता है, तो जिसके बाद में दुख नहीं मिलता। लेकिन हर किसी का सुख और दुख अपने भाग में होता है। कई लोगों की लव मैरिज भी सक्सेस हो जाती है, कई लोगों की अरेंज मैरिज भी सक्सेस नहीं हो पाती है। तो कुंडली के अंदर विचार देखे जाते हैं कि आपका कौन से घर से क्या संबंध बन रहा है, सातवां घर पीड़ित है नहीं है, क्या दोष आ रहा है, कोई पाप ग्रह देख रहा है, साथ में घर को देख रहा है, साथ में घर के मालिक को देख रहा है, तो वहाँ पर वो देख के अगर कहीं उसमें दोष होता है, दोष को दूर कर दिया जाता है उपाय द्वारा, तो उसके बाद में गृहस्थ जीवन ठीक हो जाता है। तो ये सारी चीजें बताई अभी आचार्य डॉक्टर हेमंत यादव जी ने। अगर आपके जीवन में शादी का योग बन रहा है या नहीं बन रहा, अगर आप जानना चाहते हैं इस चीज को या फिर शादी को शुभ बनाना चाहते हैं, तो अपनी कुंडली हमें भेजें, या आपको अगर ऐसा कोई प्रश्न
दिमाग में आ रहा है जो मैंने नहीं पूछा तो आप भी पूछ सकते हैं, अगले एपिसोड में हम उससे जरूर लेंगे। अगर आपने अभी तक ये एपिसोड या ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि इस तरह के खास प्रोग्राम आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते हैं। अगर आप इस प्रोग्राम को देखना चाहते हैं तो हर रविवार को 12 बजे ये प्रोग्राम को देखने के लिए मिलता है। अगर आप पुराने वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी प्रेरक ज्योतिष ज्ञान पर क्लिक करें, आपको बहुत सारे पुराने वीडियोस भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें बहुत सारा प्रेरक ज्योतिष ज्ञान आपको मुफ्त में मिलने वाला है। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े, आप बहुत सारा हमें ज्ञान दिया, जानकारी दी, और आप सबके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि तभी दूसरों को भी इस तरह की जानकारी मिल पाएगी। आपका कोई प्रश्न रहता है तो हमें कॉल जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगली बारी यहीं पर प्रेरक ज्योतिष ज्ञान के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर और बढ़े चलो।